नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मुकेश कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर हमें हल करने वाले हैं, जो हमारे वार्षिक एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस परीक्षार्थी या विद्यार्थी के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उनको समझ लेते हैं। कि पहला निर्देश दिया जाता है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें। सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड के अनुसार इसमें जो भी आपके नाम, रोल नंबर है वो अच्छे सही तरीके से भरें। दूसरा है, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। अगर 2 नंबर बात करें तो आपको सारे प्रश्न आपको क्या करते हैं, करने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना होता। तीसरा, आपको निर्देश दिया जाता है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आपको जो प्रश्न दिया जाता है उसके सारे उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखने होते हैं। कई बच्चे जो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं वो प्रश्न में ही कर देते हैं। ऐसा न करें, आप उत्तर पुस्तिका में लिखें। तीसरा है, चौथा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। यह आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे इस खंड को बगैर समझे ही प्रश्न करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके सही होते हुए भी प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। आपके खंड मिलते हैं 4, 5, ए, ब, स, द और ये। ए में आपको बहुविकल्प प्रश्न, खालिस्तान, अति लघुरात्मक प्रश्न मिलते हैं ए खंड में। ब खंड में आपको प्रश्न मिलता है लघुरात्मक प्रश्न। ब खंड में आपको प्रश्न मिलता है लघुरात्मक प्रश्न और श खंड में आपको मिलता है दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न और द खंड में आपको मिलता है निम्नात्मक प्रश्न और यह खंड में आपको मिलते हैं मानसत्र के प्रश्न मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो बहुविकल्प प्रश्न है, खालिस्तान है, अति लघुरात्मक जो ए खंड के होते हैं, तो कई बच्चों को आते नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। ऐसी गलती न करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न का स्पेस छोड़ दें। अगर आपको बाद में माइंड में आता है तो आप लिख दें। अगर नहीं आता तो उसे आपके ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आप कोई भी चूज करके आप अपनी इच्छा अनुसार लिख दें। उसमें से आपके कोई नंबर कटने वाले तो है नहीं। तो ये आप गलती न करें। जो भी आपको खंड हो, जैसे ए खंड का प्रश्न ए खंड में करना होता है। हाँ, ए खंड के अंदर मान लो पहला नहीं आ रहा, दूसरा कर दो, उनका क्रम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन खंड आप नहीं बदल सकते हैं। ये अजमेर बोर्ड के निर्देश दिए होते हैं कि जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, जिस खंड में उसी खंड में आपको करना अनिवार्य होता है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर औपनिवेशिक युग में निम्न से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया जाता है। आपको यह बताना है कि औपनिवेशिक युग में जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया जाता है वह है, इनमें से कौन सा है जो मानव भूगोल उपागम में प्रयोग किया जाता है। ए है क्षेत्रीय विभेदन, ब है स्थानिक संगठन, स है पारिदेशिक विश्लेषण, द है मानवतावादी विचारधारा का उदय। आपको यह बताना है कि मानव भूगोल में प्रयोग किया गया वह है। उत्तर औपनिवेशिक युग में निम्न में से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया वह है। तो इन चारों में से कौन सा उपागम है जो आपके मानव भूगोल में प्रयोग किया गया। तो इसमें देखो, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन या पारिदेशिक विश्लेषण या मानवतावादी विचारधारा का उदय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें ऑप्शन सही होगा स। कौन सा? पारिदेशिक विश्लेषण। कौन सा होगा? पारिदेशिक विश्लेषण। आपका इसमें ऑप्शन सही है स, पारिदेशिक विश्लेषण। दूसरा है, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किसकी जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किसकी संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। आपके जो पिरामिड बने होते हैं
उसमें बायां भाग में किसकी जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया जाता है वो आपको लिखना होता है। ए में बच्चों के, ब में पुरुषों के, स में स्त्रियों के, या द में कुल जनसंख्या में। आपको जो बायां भाग और दायां भाग दो होता है पिरामिड के, तो आपसे पूछा गया कि जो बायां भाग में जनसंख्या किसकी दर्शाई जाती है, किसका प्रतिशत दर्शाया जाता है, आपको बताना है। आपके अनुसार क्या बच्चों के होगा, पुरुषों का, स्त्रियों का, या कुल जनसंख्या का। जो बायां भाग पिरामिड में होता है वो होता है पुरुषों का। ब ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि दायां भाग किसका होता है, वो होता है स्त्रियों का। हमेशा आप ध्यान रखें कि बायां भाग पुरुषों का होता है और दायां भाग किसका होता है, स्त्रियों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में किसे पाला जाता है, आपको यह बताना है। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है। रेडियर, ऊंट, याक, लामा। ए में है रेडियर, ब में है ऊंट, स में है याक, द में है लामा। आपको यह बताना है चारों में से कि आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा, रेडियर होगा, ब में ऊंट होगा, याक होगा, या लामा। इसमें ऑप्शन सही होगा ए, जिसमें होता है रेडियर। अब चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष से किया गया था। जो स्वेज नहर थी उसका निर्माण किस वर्ष से किया गया था। तो स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। 1769, ए में, ब में है 1869, स में है 1874, द में है 1982 में। अब आपको बताना है कि जो स्वेज नहर है उसका निर्माण कब किया गया था, या कब किस वर्ष से किया गया था। इसमें ऑप्शन होगा 1869। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, 1869। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोग हिमखंडों के मकान बनाते हैं, उन्हें कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिमखंड, जो बर्फ के मकान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए में है इग्लू, ब में है जुलू, स में है घरौंदा, द में है बसेरा। अब आपको बताना है कि इसमें जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो मकान बनाते हैं, बर्फ के हिमखंडों के जो मकान बनाते हैं, बर्फ के जो मकान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए में इग्लू कहते हैं, ब में जुलू कहते हैं, घरौंदा कहते हैं, द बसेरा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सही इग्लू। क्या कहते हैं साथियों, इग्लू। भारत में किस राज्य में गरीब रेखा, भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको ऐसा राज्य बताना है जो भारत की गरीबी रेखा से भी नीचे जनसंख्या का प्रतिशत आता है। पहला राज्य है, ए में ऑप्शन आता है छत्तीसगढ़, है क्या, ब झारखंड, स मणिपुर, द अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा छत्तीसगढ़। कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, छत्तीसगढ़। निम्न में से किस राज्य में लेंगुन झीलें नहीं पाई जाती। आपको ऐसा बताना है कि किस राज्य में आपको कौन सी झीलें नहीं पाई जाती, लेंगुन झीलें नहीं पाई जाती। वो राज्य बताना है जिसमें लेंगुन झीलें नहीं पाती। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या लिखा गया है कि नहीं पाई जाती वो राज्य कौन सा है। तो इसमें से ए में है केरल, ब में है राजस्थान, स में है उड़ीसा, द में है पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो लेंगुन झीलें कहां नहीं पाई जाती, अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना कब हुई। SAIL का फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी। 1956, ए में, ब में 1964, स में 1973, द में 1982। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों। इसमें ऑप्शन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी स्टील इंडिया अथॉरिटी की स्थापना, 1973 में हुई थी। 1973 किस ऑप्शन में है,
1973 होता है स में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स। धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में है? आपको बताना है कि जो धारावी गंदी बस्तियां हैं वो किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। ए गुजरात, ब दिल्ली, स महाराष्ट्र, द कर्नाटक। तो आपके हिसाब से कौन सा राज्य सही होगा? कौन सा राज्य सही है? महाराष्ट्र। धारावी की जो गंदी बस्तियां किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके ऑप्शन आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का। और ऊपर वाले बहुविकल्प जो प्रश्न आए थे वो भी आपके कितने नंबर के आते हैं? 1 नंबर के। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा काम के बेहतर अवसर प्रवास के खालिस्तान कारक हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा काम के बेहतर अवसर प्रवास के खालिस्तान कारक हैं। कि प्रवास के जो खालिस्तान कारक हैं, कौन सा कारक है? प्रवास के मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं, प्रतिकर्षक कारक या अपकर्षक कारक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जो आप काम के बेहतर अवसर के लिए जा रहे हैं तो उसमें कौन सा कारक होगा? इसमें साथ ही होगा आपका अपकर्षक कारक। कौन सा कारक होगा? अपकर्षक कारक, जो प्रवास के लिए जाते हैं। अगला ऑप्शन है मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। जो प्राप्तियों का मापन करता है वो कौन सा होता है, वो बताना आपको। खालिस्तान मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है तो वो होता है मानव विकास सूचकांक। कौन होता है? मानव विकास सूचकांक। कौन होता है? मानव विकास सूचकांक, जो प्राप्तियों का जो मापन करता है। ये आपके दूसरे में से ही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है। जो ऐसी सड़क दो नोडों को जोड़ती है आपस में, वो क्या कहलाती है? तो आपको बताना है। क्या ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन आएगा योजक। क्या कहलाएगी? योजक कहलाती है। जो आपस में 2 सड़कों को नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? योजक। क्या कहेंगे? योजक। चौथा क्वेश्चन है ब्रेटलैंड आयोग का संबंध खालिस्तान से है। किससे संबंध है? जो ब्रेटलैंड आयोग का संबंध है, जो आयोग बनाया गया उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है सतत पोषणीय विकास से। किससे संबंध है? सतत पोषणीय विकास से। तीसरी में होता है ब्रिटलैंड आयोग का संबंध किसका है? सतत पोषणीय विकास से है। अब हम बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। जो छोटे छोटे जो 1-1 नंबर के जो आगे एक खंड में आता है, तीसरा ऑप्शन आता है अति लघुरात्मक प्रश्न, जो 3 नंबर शुरू होता है। मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई? मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई? तो इसका कटुता, जो मानव और वातावरण के मध्य जो कटुता उत्पन्न हुई थी वो कब उत्पन्न हुई थी? तो मानव एवं वातावरण के मध्य में औद्योगिक क्रांति के पश्चात है वो कटुता उत्पन्न हुई थी। किस क्रांति के पश्चात है? औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो मानव के एवं वातावरण के मध्य क्या उत्पन्न हुई थी? कटुता उत्पन्न हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जाति समूह ऋतु प्रवास करते हैं? भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से जाति समूह ऋतु प्रवास करते हैं?
तो ऐसे जो भारत, आपको वो बताना है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जाति समूह निवास करती है जो ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु के अनुसार जो प्रवास करते हैं। तो इसमें होता है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोग का समूह जो ऋतु प्रवास से ज्यादातर करते हैं। इसमें मुख्य रूप से होता है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों का समूह है वो ऋतु प्रवास क्या करता है, अधिक करता है। जो 4 जातियां इसमें से मुख्य रूप से जो ऋतु प्रवास से करती है। तीसरा है भारत में शीतकालीन में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों के नाम बताने। आपको वो 2 राज्यों के नाम बताने हैं भारत में शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा प्राप्त, जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है उसमें वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य कौन से होते हैं। तो पहला राज्य आता है आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। जो भारत की उत्तरी पूर्वी राज्य में जो वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य आता है तमिलनाडु। पहला राज्य आता है तमिलनाडु, दूसरा राज्य आता है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। चौथा क्वेश्चन शुरू होता है आपका, पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है या प्रदूषण होता है वो किसका परिणाम है, या किसकी वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो किसका परिणाम है। तो आप सबको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण में हम मानव या मनुष्य की सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मानव क्रियाकलाप के जो अवशिष्ट उत्पादक से मुक्त द्रव्य है एवं ऊर्जा का परिणाम होता है। जो मानव का वातावरण को क्या करता है, प्रदूषण करता है। जो अपशिष्ट है, मानव क्रियाकलाप की वजह से जो अपशिष्ट पदार्थ या उत्पादन से मुक्त द्रव्य या ऊर्जा का परिणाम होता है। अगला आपको खंड शुरू हो जाता है यहां से ब, और ब खंड शुरू में आपके जो क्वेश्चन आते हैं ब खंड में प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 1.5 नंबर का। पहला क्वेश्चन है उत्तर नंबर 4 आता है, औद्योगिक क्षेत्र संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों है। जो औद्योगिक क्षेत्र है वो संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है। हम सब लोगों को पता है जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि लोगों को वहां पे अधिक ज्यादा संख्या में क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और उनको ये जो आवश्यकता है, जो श्रमिक सबसे ज्यादा वहां रहती है, डिमांड रहती है वहां। जैसे कहें लोग कारखानों के आसपास जाके बस जाते हैं, बड़ी संख्या में दुकानें लगा लेते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, अधिक सेवा मिलती है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के आसपास लोग की जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, प्रोफेसर महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित मानव विकास अवधारणा का वर्णन कीजिए। जो मानव विकास की अवधारणा थी किसके अनुसार बताना है, प्रोफेसर महबूब उल हक के अनुसार बताना है, या फिर आप ये कह दें कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रतिपादित मानव विकास की अवधारणा क्या दी गई थी। तो हम सब लोगों को पता है कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी कि मानव विकास के लोगों के जो विकल्प है उनमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए, और उनके जीवन को क्या किया जाए, सुधार लाया जाए, या सुधार लाना बहुत जरूरी था। ये डॉक्टर महबूब उल हक की क्या थी, अवधारणा थी। उन्होंने पहली अवधारणा दी कि जो लोगों के विकल्प हैं वो क्या हो, वृद्धि हो। दूसरा उन्होंने कहा उनके जीवन में सुधार किया जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रेल मार्गों के महत्व का उल्लेख कीजिए। जो रेल मार्ग है उनका महत्व क्या है, उनके बारे में आपको बताना है कि रेल मार्ग हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि रेल मार्ग व्यापार में वृद्धि करता है। कैसे, जो हमारे माल लाने और ले जाने में जो खर्चा आता है रेल मार्ग की वजह से हमारे उसमें क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। हम ये कह सकते हैं रेल मार्ग व्यापार को उन्नत बनाते हैं। दूसरा ये कह दें कि राजनीति एवं स्थिरता लाने में क्या रहता है, योगदान रहता है। रेल मार्ग राजनीतिक एकता एवं वह स्थिरता लाने में योगदान देता है। तीसरा इसका टॉपिक बना के आप लिख सकते हैं, रेल मार्ग किसी क्षेत्र के खनिज पदार्थों के विकास में सहायक होता है। अगर रेल मार्ग उसी क्षेत्र का खनिज पदार्थ है उसमें भी क्या होता है, सहायक होता है।
रेल मार्ग हमारे लिए जैसे कच्चा माल है वो लाने और कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो हमारे लिए रेल मार्ग कई कारणों से क्या होता है, प्रमुख होता है। आप 4-5 कारण कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू होता है। इसमें दे रखा है द्विपार्श्विक व्यापार एवं बहुपार्श्विक व्यापार से आप क्या समझते हैं, कि ऐसा व्यापार जो द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार से आप क्या समझते हैं। हम सब लोगों को पता है, हमने अच्छे से पढ़ा है कि द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कि द्विपार्श्विक व्यापार, इसमें आप लिखेंगे कि दो देशों के साथ एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार कौन सा व्यापार कहलाता है, द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इसका मतलब दो देश होंगे और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, वो व्यापार कौन सा कहलाता है, द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इसमें जो व्यापार है वो किसी भी पदार्थ, इनमें किसी तीसरे देश का क्या नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं, इसमें 2 ही देश होता है और उसमें इनके खुद के निर्देशित वस्तुओं के व्यापार पे क्या बनी होती है, सहमति होनी होती है, जिसके अनुसार ये क्या करते हैं, व्यापार खरीदते हैं, या वह कच्चा माल खरीदते हैं या वस्तु निर्मित वस्तु खरीदते हैं। ये इन्हीं 2 देशों पे निर्भर करता है। तो दूसरी बात आती है बहुपार्श्विक व्यापार कौन सा होता है। बहुपार्श्विक व्यापार वो होता है कि व्यापार देशों के साथ किया जाए, मतलब 2 से अधिक, मतलब कोई गिनती नहीं है, कितने भी देशों के साथ व्यापार किया जाए वो कौन सा व्यापार होगा, बहुपार्श्विक व्यापार होता है। ये अनेक देशों के साथ व्यापार किया जाता है, इसमें कोई भी सीमा नहीं होती। जैसे द्विपार्श्विक व्यापार सिर्फ 2 ही देशों के साथ किया जाता है, बहुपार्श्विक व्यापार में आप कितने भी देशों के साथ क्या करें, व्यापार करें, इसमें कोई भी सीमा नहीं होती। दूसरा है 8वां क्वेश्चन अगला आता है, मुक्त व्यापार के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, कि मुक्त व्यापार के प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो हमने अच्छे से जानते हैं कि मुक्त व्यापार होना बहुत जरूरी होता है। हमने पढ़ा है इस क्लास में कि मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए उनके विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित करता है। अगर व्यापार मुक्त नहीं होगा, हम उस पर टैक्स लगा देंगे, तो हम उस पर किसी भी जो विकासशील देश है उनकी अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव है, हम क्या करते हैं, थोपते हैं। उनके विकास के जो अवसर है वो हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए मुक्त व्यापार होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखें, नियोजित बस्तियां क्या होती है, उदाहरण देकर सही समझाना। जो नियोजित बस्तियां कौन सी बस्तियां होती हैं उनका आपको उदाहरण देकर समझाना है। नियोजित बस्तियां हैं, इनके मुख्य रूप से किसके द्वारा बसाई जाती है, नियोजित बस्तियां कोई भी योजना ला करे और सरकार के द्वारा ये नियोजित बस्तियां क्या की जाती है, बसाई जाती है। और ग्रामीण वासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, इनमें सरकार खुद जो भूमि होती है शहर के बाहर की, उस भूमि में बस्तियां बनाती है और सरकार अपनी इच्छा अनुसार नागरिकों को, जो गरीब है, जो सिटी में जाके बसते हैं, उनको बसाने का कार्य किस बस्तियों के अंतर्गत किया जाता है, नियोजित बस्तियों के अंतर्गत जाता है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखें, इसमें इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास है। नियोजित बस्तियों का, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के आसपास जो बस्तियां बसाई गई है वो किस बस्तियों के द्वारा बसाई गई है, नियोजित बस्तियों के द्वारा कह सकते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यंत असमान है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि भारत में जनसंख्या है हर जगह क्या नहीं है, समान नहीं है। हर राज्य में या हर स्टेट में अलग अलग जनसंख्या निवास करती है। पूरी पृथ्वी पे वितरण क्या है, जनसंख्या का क्या है, एक समान नहीं है। किसी भी राज्य में अधिक है, किसी राज्य में कम है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी स्त्रियों के जीवन स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रवासी स्त्रियों के जीवन स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो प्रवास है वो स्त्रियों के जीवन स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है, कि प्रवास की वजह से अब इसमें ज़्यादातर प्रवास की बात करें तो स्त्रियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। जब रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष बाहर शहरों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, उसके अतिरिक्त जो
महिला अगर घर पे बच जाती उनमें मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त विवाह उपरांत महिलाओं को अपना पैतृक या पिता का घर है वो छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है और शिक्षा तथा रोजगार के लिए स्त्रियों को क्या करना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ता है। पर स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, विवाह के बाद उन्हें अपने पति के घर जाके रहना पड़ता है, ये भी प्रवास का क्या होता है, मुख्य कारण होता है। अर्धगुच्छित बस्तियां कोई 3 विशेषता बताए। जो अर्धगुच्छित बस्तियां होती हैं उनकी कोई 3 विशेषता बतानी है। तो आप इनमें अर्धगुच्छित बस्तियां, जो गुच्छित बस्तियां नहीं है, अर्धगुच्छित थोड़ी बहुत गुच्छित होती बस्तियां होती है, उनकी 3 विशेषता आप लिख सकते हैं कि ऐसी बस्तियां में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक गुच्छित वस्तु अथवा गांव को थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। हम कह सकते हैं जो व्यक्ति गरीब है वो अपनी इच्छा अनुसार, मान लो घर बेचकर, गांव के बीच में उसका घर है वो बेचकर बाहर चला गया हो, या किसी भी वजह से या दबाव की वजह से अपना घर बेचकर कोई गांव की थोड़ी दूर बाहर जाकर रहता है, उन बस्तियों को कौन सी बस्तियां कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। आमतौर पर जमींदार या अन्य प्रमुख समुदाय गांव के केंद्र भाग में आधिपत्य रखते हैं, और जबकि समाज के निचले भाग के तबके लोग निम्न कार्यों के संलग्न गांव के बाहरी हिस्सों में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गांव में जो ज्यादातर पूंजीपति व्यक्ति होते हैं, जो गांव के बीचों बीच ज्यादातर उनका क्या होता है, आधिपत्य होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश खनिज पट्टी का संक्षिप्त वर्णन करें। इसमें दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश में ये हम कह सकते हैं कि ये पट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, गोवा, केरल और स्पष्ट तमिलनाडु उच्च भूमि तक विस्तृत है। ये 4-5 राज्य हैं जो मुख्य रूप से विस्तृत भूमि है। ये मुख्यतः लोहा धातुओं एवं बॉक्साइट में समृद्ध है। इसकी अलग अलग गुणवत्ता, इसके बारे में आप और भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम है, एशक है, चूना पत्थर है, इससे भी मिलता है। इसके बारे में जो दक्षिण पश्चिम पठार है इनसे चूना पत्थर भी प्राप्त होता है, एशक भी प्राप्त होता है, मैग्नीशियम भी प्राप्त होता है। और भी इसके अतिरिक्त केरल में मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट तथा गोवा में लोहा एशक निक्षेपे मिलते हैं। ये बहुत सारे इसके बारे में आप लिख सकते हैं। WECD से आप क्या समझते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि WECD का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। इसका पूरा नाम क्या है? विश्व पर्यावरण विकास आयोग। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। कि इसकी स्थापना किस लिए की गई? तो पर्यावरण जो मुद्दे हैं वो विश्व समुदाय की बढ़ती मांग को देखकर किए गए थे। इसमें आयोग का मुख्य नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हेरलेमन बेटलैंड थी। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट के अवर कॉमन प्रचुर प्रस्तुत की थी, जिसमें ब्रिटलैंड ने रिपोर्ट में कहा था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत के पूर्व एवं पश्चिम तटों पर पत्तनों की अवस्थिति में पाई जाने वाली भिन्नता के क्या कारण है? इसमें पाई जाने वाली भिन्नता के क्या कारण है कि इन तटों पे ज्यादा भिन्नता पाई जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि क्योंकि पूर्वी तट और पश्चिमी तटों की तुलना में उतले हैं, जहां नदियों के डेल्टा भागों में बालू का निक्षेपण मिलता है, और इसके अतिरिक्त पश्चिमी तटीय भागों पर स्थित पत्तनों का फर्स्ट प्रदेश अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक एवं विकसित संपन्न मिलता है। इसका कारण भारत के पश्चिम तट पर अपेक्षाकृत अधिक क्या होते हैं? पतन मिलते हैं, क्योंकि एक पतन जो बालू स्तूप है उनका क्या होता है? निक्षेपण मिलता अधिक है। अब बात करते हैं, खंड अपना यहाँ पे शुरू हो जाता है से, और यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है, चतुर्थ क्रियाकलाप की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो चतुर्थ श्रेणी की जो कार्य आते हैं, पहले आपको यह पता होना होता है क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो मानो अगर आय की कोई भी आय प्राप्त करने के या आर्थिक क्रिया में जो सहयोग करे, किसी भी प्रकार से जो कार्य करता है, उन क्रियाकलापों को 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। आपको चतुर्थ क्रियाकलाप की विशेषता के बारे में कम से कम 10 लाइनें आपको लिखनी होती है। तो इसमें वो ज्यादातर क्रियाकलाप इसमें होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में तात्पर्य होता है कि उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है, ज्यादा बड़े बड़े व्यवसाय हैं, मैनेजमेंट इससे लिया जाता है।
जैसे अनुसंधान केंद्र में, विकास केंद्र में कार्यरत कहते हैं लोग, उच्च वेतन मिलता है, मजिस्ट्रेट है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इस क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। अगला है भारत में चीनी उद्योग पर टिप्पणी करें, कि भारत में चीनी उद्योग की टिप्पणी करें कि भारत में किन किन राज्यों में उत्पादन है, चीनी उत्पादन प्रमुख रूप से होता है, पहले आप वो भी बताना है कहाँ चीनी उद्योग अधिक होता है। तो आपको पता होता है भारत में किन राज्यों में चीनी उत्पादन अधिक होता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात। इसके स्तर आपको ये भी लिखना है चीनी उत्पादन कैसे होता है, क्या है, कितनी बड़ी है मिलें या मिलों की संख्या घटी, ये सारा कुछ इसमें लिखना होता है। भारत में रेल मार्गों के प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जो रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका क्या करना है, वर्णन करना है। इसमें रेल मार्ग को प्रभावित, भारत में रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारण है। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है राजनीतिक कारक। ये 3 ही कारक हैं जिसकी वजह से रेल कारक क्या होता है, प्रभावित होता है। भौतिक कारक आप सब लोगों को पता है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, मैदान है, इन भागों की वजह से हर जगह क्या नहीं बिछाई जा सकती, रेल की पटरियां नहीं बिछाई जा सकती। आर्थिक कारक आपको पता है कि रेल की पतनों को, इनका समीप रेल मार्गों की अपेक्षा क्या आता है, खर्चा अधिक आता है तुलना में। राजनीतिक, इसमें प्रशासन जो एक दूसरे स्टेटों के साथ जो समझौता है आंतरिक पतनों का है, भागों को रेल मार्ग, उनमें यह आता है। अगला देखें, अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में दिया हुआ सूती कपड़ा विकास का वितरण का भौगोलिक, इसमें बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, भारत में उत्पादित मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। भारत में जो मोटे अनाज है वर्णन करना है। अगर ये अथवा दिया है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें का कपास में तथा जूट का वर्णन करें। तो मोटे, भारत में उत्पादित मोटे अनाजों का वर्णन करें। भारत में उत्पादित जो मोटे अनाज है उनका आपको वर्णन करना है। अगर आपको, तो मोटे अनाज कौन कौन सा होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में जो मोटे अनाज है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये भारत के प्रमुख क्या है, मोटे अनाज, इनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। अगर आपको यह नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें कपास तथा जूट का वर्णन करें। रेशेदार फसल कौन सी होती है, प्रमुख है, जो कपास है, दूसरा कौन सा है, जूट, इनका क्या करना है, वर्णन करना है। अगला आपका खंड शुरू हो जाता है, ये में सबसे पहले दिया गया है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित नगरों या केंद्रों को दर्शाना है। जो विश्व के मानचित्र आपको ये नीचे दिया गया है, इसमें आपको मिलेगा और इसमें आपको ये नगर आपको दर्शाने हैं। पहला दे रखा है पेरू, शिकागो, जोहान्सबर्ग या बीजिंग। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पेरू। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पेरू कहां पे है, पेरू कहां है। तो पेरू आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ पे, यहां है आपका पेरू। ये आपका निशान है, यहां आपका स्थान कौन सा आता है, पेरू का। दूसरा आपका था शिकागो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि शिकागो कहां आता है, जो ये स्थान पे कौन सा क्षेत्र आता है, शिकागो का क्षेत्र आता है। तीसरा दे रखा है जोहान्सबर्ग और बीजिंग। जोहान्सबर्ग का क्षेत्र आता है जोहान्सबर्ग का क्षेत्र आता है यहां पे, जो ये 3 नंबर हो गया आपका। और 4 नंबर आपको दिया गया है बीजिंग। बीजिंग तो आपको पता होगा कि बीजिंग आपका क्षेत्र कहां आता है। तो बीजिंग आपका क्षेत्र आता है यहां पे, ये जो छोटा सा निशान दे रखा है, यहां आपका कौन सा क्षेत्र आता है, बीजिंग क्षेत्र आता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबे उत्पादन केंद्रों को दर्शाना है। आपको इसमें जो तांबा उत्पादन केंद्र है उनको दर्शाना है। ये आपका भारत में सबसे पहले दे रखा है खेतड़ी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खेतड़ी कहां है, खेतड़ी का है झुंझुनू में, इसका तांबे उत्पादन का क्षेत्र खेतड़ी ये रहा। दूसरा है उदयपुर। तो उदयपुर ये रहा। ये दोनों ही आपके क्या है, राजस्थान में है।
जो हमने दर्शा दिए हैं। दूसरा दे रखा है बालाघाट और हजारीबाग, और बालाघाट आपका आता है मध्य प्रदेश में। बालाघाट का क्षेत्र कहां आता है? मध्य प्रदेश में। और हजारीबाग का क्षेत्र आता है झारखंड में। जो पश्चिम बंगाल के ऊपर वाला क्षेत्र आता है वो कहां है? झारखंड में। ये लो आपका झारखंड में। जो पहला है राजस्थान में 2 क्षेत्र थे भारत के, जो खेतड़ी और उदयपुर, और दूसरा था मध्य प्रदेश में जो आता था आपका बालाघाट का क्षेत्र जो यहाँ पे है, और तीसरा है झारखंड में जो हजारीबाग है स्थित। हमने पूरा कक्षा 12 का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर हमने अच्छे से समझने की कोशिश की और हमने बखूबी अच्छे से समझा है और हमने जाना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।